अच्छा, वी वर डूइंग डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स और मैंने कहा था कि डॉट एंड क्रॉस डायग्राम खास तौर पे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि इफ़ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये जो डैशेस वाला, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको टेबल बताया था कि आप पहले ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्टिक डायग्राम बना लो। उसके अंदर टेबल के अंदर था कि किधर गया हमारा टेबल, कि टेबल जो था ना उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता था कि कौन कितने बॉन्ड्स बनाता है। ग्रुप 7 जो है वो एक बॉन्ड बनाता है, ग्रुप 6 2 बॉन्ड्स, ग्रुप 5 3 बॉन्ड्स, ग्रुप 4 4 बॉन्ड्स, ठीक है। उसकी वजह क्या थी कि ग्रुप 6 को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते थे, तो वो शेयर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स करता था। उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हमने की थी। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, किसी एक ने भी वैसे मुझे भेजा नहीं है। किसी ने भेजा था मुझे? अच्छा, मैं ये एग्जांपल सारे कर रहा हूँ। CS2 का एग्जांपल, कि CS2 का मॉलिक्यूल जो होगा वो उसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम वो किस तरह होगा। तो स्टार्ट किया था, यू शुड ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्टिक डायग्राम के कार्बन जो है वो ग्रुप 4 में। तो अगर वो ग्रुप 4 में है तो वो कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4। और सल्फर जो है वो ग्रुप 6 में है। ग्रुप 6 वाला जो होता है वो हमेशा बनाता है 2 बॉन्ड्स। सो दिस वन इज ग्रुप 4 और ये जो है ये ग्रुप 6 है। तो कार्बन ने बनाने 4 बॉन्ड्स, कार्बन के साथ ना 4 डैशेस आने चाहिए। सल्फर ने बनाने खाली 2 बॉन्ड्स। तो सल्फर जो होगा वो तो सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाएगा, सल्फर का काम पूरा हो गया, ठीक है। तो कार्बन अब मजीद, कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो कार्बन मजीद 2 बॉन्ड्स के साथ बनाएगा, वो एक और सल्फर होगा, क्योंकि फॉर्मूले में 2 सल्फर्स दिए हुए हैं। तो ये आपका ना फॉर्मूला होगा, ये आपका। और इससे ना सारों की बॉन्डिंग कंप्लीट होगी। ये कार्बन बीच में बैठा 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 एक साइड पे बना रहा है, 2 राइट साइड पे बना रहा है और 2 लेफ्ट साइड पे बना रहा है। और सल्फर दोनों के दोनों जो है वो, सल्फर ने 2 बॉन्ड्स बनाने हैं तो वो 2 ही बना रहा है, ठीक है। तो ये सल्फर भी ठीक है। तो स्टिक डायग्राम क्लियर है। और फिर आराम से ना आप उसका सर्कल्स ड्रॉ करो, उसको फॉलो करो जो आपने सर उसमें। हाँ जी। सर हम एक से ज्यादा सल्फर मतलब दूसरी तरफ बॉन्ड्स कैसे बना सकते हैं? मतलब एक ही सल्फर नहीं दिया हुआ हमें। नहीं, फॉर्मूले के अंदर देखो ना, CS2 का मॉलिक्यूल है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक। तो मतलब वो फॉर्मूले के अंदर दिया हुआ है। अब मैं बस ये कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ना आपको आपके ऊपर एक लिमिट आ जाती है कि उसने दिया हुआ है कि सल्फर है ही 2। अब कुछ भी करो, बॉन्डिंग सही होनी चाहिए और सल्फर 2 होने चाहिए, ठीक है। तो ये कार्बन है, ये सल्फर है, ये सल्फर है। और दोनों साइडों पे डबल बॉन्ड्स हैं, मतलब दो दो, यहाँ पे भी डबल दो, 2 बॉन्ड्स हैं और यहाँ पे भी 2 बॉन्ड्स हैं। और आखिरी काम है सारों के इलेक्ट्रॉन्स पूरे करो। कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही पूरे हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी देयर। सल्फर के 8 होने चाहिए, तो अभी कितने हैं? 4 है। तो सल्फर के ना दे वुड बी 4 मोर। और इस सल्फर के भी 4 इधर बॉन्ड कर रहे हैं। मतलब 4 उसको यहाँ से मिले हुए, 4 और होने चाहिए, ठीक है, ताकि 8 हो जाए उसके। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ CS2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड में ये काम लाजमी करना कि आप ये चेक कर लो कि बॉन्डिंग तो आपने कर ली है, ड्रॉ कर ली है कि कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, लेकिन एंड में वो सारों के इर्द गिर्द ना एटम इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो और फिगर आउट कर लो कि किसके कम है, तो उसके उतने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा दो। अच्छा, फिर अगला वाला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 था, इट वाज एन HCOOH मॉलिक्यूल, ठीक है। दिस वाज द मॉलिक्यूल। और लेट्स से उसने कहा है कि इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ड्रॉ करो। और ये याद रखो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड डॉट यूजुअली नहीं आते, लेकिन आ चुके हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, दे हैव कम इन योर कोर्स, इन योर एग्जाम्स। ये वाला करते हैं। इसके अंदर क्या होगा? कार्बन का पता है ग्रुप 4 में, तो इट्स गोइंग टू मेक 4 बॉन्ड्स, क्योंकि वो ग्रुप 4 में। ऑक्सीजन जो होता है, और 2 ऑक्सीजन है, याद रखना कि वो जो भी स्ट्रक्चर बने ना उसके अंदर 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ऑक्सीजन जो होता है वो बनाता है 2 बॉन्ड्स, क्योंकि वो ग्रुप 6 में है, ठीक है। दैट्स इन ग्रुप 6। और हाइड्रोजन मैंने कहा था उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन किसी ग्रुप में नहीं होता, लेकिन उसका याद रखना उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे छोटा एटम होता है। और मैंने कहा था कि शुरू करो सबसे उस एटम को बीच में रखो जो सबसे ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है। अब इस कार्बन 1 है,
ठीक है, वो एक कार्बन मैंने बीच में डाल दिया। अब मैंने इसके साथ ना 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन फिट करने हैं। तो अब वो किस तरह होंगे कि अगर लेट्स से मैं हाइड्रोजन फिट करता हूँ, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कंप्लीट होगी, उससे तो एक ही बॉन्ड बनाना था, बात खत्म। अ, इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ, इसकी भी बॉन्डिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। तो मेरे 2 हाइड्रोजन जो है वो तो पूरे हो गए। 2 ऑक्सीजन फिट करने हैं, वो किस तरह करूँ कि मैं अगर एक ऑक्सीजन लगाता हूँ और एक ऑक्सीजन में इधर लगा देता हूँ, तो कार्बन के 4 बॉन्ड्स तो कंप्लीट हो जाते हैं और आई हैव रन आउट ऑफ एटम्स, ठीक है। आई हैव नो मोर एक्स्ट्रा एटम्स, एटम्स खत्म हो गए, ठीक है। मतलब वो 2 ऑक्सीजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, वो मैंने लगा दिए। मुझे तो अभी इसके साथ क्या मसला है? ये स्ट्रक्चर ठीक है या गलत है? ऑक्सीजन के नहीं है। हाँ, ठीक है, ऑक्सीजन का मसला बना हुआ है कि ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? 2। अच्छा, ऑक्सीजन ने 2 बनाने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो अब इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा कि किसी तरह ऐसा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं कि एटम्स इतने ही हो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बना ले। तो मैं क्या कर सकता हूं कि अच्छा लेट्स से इस ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जो है वो इसने 2 बॉन्ड्स बना लिए। तो अब मसला ये कि सारे ठीक हो गए कि कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने थे, वो इसके हो गए हैं 4 बॉन्ड्स, 2 ऊपर, एक इधर, 4 हो गए। हाइड्रोजन के एक हो गए और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना लिए। अभी भी मसला है, वो एक ऑक्सीजन बीच में रह गया, मतलब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया लेकिन एक ऑक्सीजन अभी बीच में मिसिंग है, उसको मैं किधर फिट करूं? तो यस, एक हाइड्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन लगा देंगे ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि और हाइड्रोजन हटा दो, उधर ऑक्सीजन लगा दो, फिट कर दो। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हम एक हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो अब वो ऑक्सीजन का भी पूरा हो जाएगा, वो दूसरा ऑक्सीजन भी बीच में आ गया और वो हाइड्रोजन भी आ गया, ठीक है। तो जब एक दफा आप ये स्ट्रक्चर बना लो, ऑल्दो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में इस तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो काम बड़ा आसान होगा। अब इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, इस साइड पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे देयर इज अनदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे देयर इज अनदर हाइड्रोजन, ठीक है। इसी तरह करके बना हुआ है। तो बीच में हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज हाइड्रोजन एंड ऊपर टॉप पे क्या था? ऑक्सीजन था। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और ये नीचे भी सिंगल बॉन्ड है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है। और फिर बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो, जो मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन के तो पूरे, ऑक्सीजन के 4 हैं तो 4 और होने चाहिए। अच्छा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, वो जो तीसरा एलिमेंट होता है उसका सिंबल चेंज कर दो, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स में शेडेड सर्कल कर लेता हूँ, राइट। सो दे आर शेडेड। ये भी ऑक्सीजन है, इसके 8 पूरे होने चाहिए, इसके 4 है तो दे वुड बी 4। तो इसका भी जो सिंबल है ना, वो मैं शेडेड सर्कल कर लेता हूँ। अच्छा, बाकी एच के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो पूरे हैं उसके। एच के आउटर शेल में 2 ही आते हैं, ठीक है। दैट्स डन। और नंबर 3, C2F2, वो ट्राई करते हैं कि C2F2 किस तरह होगा। सो दिस इज C2F2। कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, फ्लोरीन ग्रुप 7 में वो एक ही बनाता है। तो C2 है और F2 है, तो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। और एक और C है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब इसको ठीक करना है, ये तो मैंने सही नहीं बनाया क्योंकि इसमें किसी के भी बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे। कार्बन के बॉन्ड्स पूरे नहीं हो रहे, इस कार्बन के तो बिल्कुल भी नहीं पूरे हो रहे, एक ही बॉन्ड बना रहा है, वो 2 बना रहा है। तो मुझे समझाओ कि किस तरह इनके पूरे हो सकते हैं। व्हाट व्हाट कुड हैपन इज कि ये दोनों कार्बन अपने बीच में मजीद बॉन्ड्स बनाना शुरू कर दें, तो ये कार्बन के बॉन्ड्स पूरे हो जाते हैं। उस कार्बन के बॉन्ड्स अभी भी पूरे नहीं हुए, तो लेट्स से अगर मैं एक इनके बीच में एक तीसरा बॉन्ड बना लूं, तब भी खैर उस
उस वाले कार्बन के बॉन्ड्स पूरे नहीं हुए, जबकि इस कार्बन के बॉन्ड्स जो है वो थोड़े ज्यादा हो गए। इसका एफ उठा के ना अगर मैं, सर हाँ उसके क्यों नहीं पूरे हो रहे, मतलब वो भी तो अटैच है ना। नहीं तो वो कार्बन को कितने बनाने चाहिए, मतलब इस कार्बन को कितने बनाने चाहिए? 4। ठीक है 4 बनाने चाहिए, तो अभी तो वो 3 बना रहा है ना। नहीं सर, मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि वो ऐड अप नहीं होगा। हाँ उसके पूरे हो गए मतलब थे, बल्कि उसके अब ज्यादा हो गए, मतलब हाँ नहीं उसके, सर, मतलब वो भी ऐड होगा जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड में है, हाँ उसके मतलब 5 वो हो तो जाएंगे। उसके 5 हो जाएंगे ना, वो मसला बन गया ना, मैं इसके बढ़ा रहा था, इसके मैं ज्यादा कह रहा था ना, तो उसके 5 हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो उसका एफ उठा के ना मैं इसके साथ लगा देता हूँ, क्योंकि इसके अभी भी कम थे ना। तो हाँ जी, ठीक। अच्छा, अब कोई काम चला है बना है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4, 3 इधर, 1 इधर, और ये कार्बन जो है वो बना रहा है 4, 3 इधर बना रहा है और 1 इधर बना रहा है, ठीक है। तो अब बॉन्डिंग जो है ना वो ठीक हो गई है, अब मेरे ख्याल कोई मसला है। तो ये आपका ना स्ट्रक्चर, अच्छा ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, और ये C2F2 का स्ट्रक्चर है। तो मतलब आप ट्रायल एरर से ना आप इस तरह करके पहले बना लो, क्योंकि वो जब सर्कल्स बनाओगे ना मुसीबत ये पड़ेगी कि वो गलत होगा, फिर दोबारा आप रब करोगे, इसमें आप ज्यादा जल्दी फिगर आउट कर सकते हो, एंड देन द थिंग इज इजी कि कार्बन फ्लोरीन, ये कार्बन और ये फ्लोरीन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और वहां पे सिंगल बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ, ठीक है। बात पूरी होगी, और बाकी इनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लो। फ्लोरीन के 8 होने चाहिए, तो 2 है, तो 6 इधर बना दो, इसके भी 8 पूरे होने चाहिए, तो 6 और बना दो। कार्बन के 8 पूरे, ये बीच वाला जो कार्बन है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आर, मतलब 6 इधर है और 2 इधर है, तो 8 पूरे हैं। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, 6 इधर है 2 इधर है, ठीक है। सारों को क्लियर है? अहमद, फराज, हमारा इसलिए मुर्तजा क्लियर है? जी सर, क्लियर। चलो ठीक है। जी सर। तो ये आपका ना वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का, आप ये हमने सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स किए हैं कि मैंने वो स्टार्ट से अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मैंने बताया था कि कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर और सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में आपके पास सिर्फ नॉन मेटल्स होते हैं, और वो सारे इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो मसला ये होता है वो इलेक्ट्रॉन बीच में स्टक हो जाते हैं, ना वो इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, दोनों गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो शेयरिंग शुरू हो जाती है। और फिर मैंने बताया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उतने शेयर करता है, तो उसके हिसाब से हमें पता लग गया था कि कौन कितने बॉन्ड्स बनाएगा। ग्रुप 7 को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 ही शेयर करेगा। तो और फिर हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स बनाए थे, ठीक है। सिंबल्स का ख्याल रखना, अक्सर क्वेश्चंस में ना सिंबल्स उन्होंने दिए होते हैं पहले से, कि इस एटम का ये सिंबल है, उस एटम का ये सिंबल है। सिंबल ना एलिमेंट वाइज होगा, कि अगर अगर ऑक्सीजन होंगे ना, सारे ऑक्सीजन का सिंबल एक ही होना चाहिए, ठीक है। कार्बन होगा तो कार्बन का सिंबल, तो मतलब आपके पास यूजुअली 3 सिंबल्स पता होने चाहिए, एक खाली डॉट होना चाहिए, सर्कल होना चाहिए, एक क्रॉस होना चाहिए, और एक शेडेड डॉट होना चाहिए। अगर कोई चौथे की जरूरत पड़ेगी, खुद ही सोच लेना, कोई ट्रायंगल बना लेना, ठीक है, वरना वो क्वेश्चंस के अंदर अक्सर उन्होंने दिया होता है। अच्छा, एनीवेज, कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर 1, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको जो डिस्क्राइब करते हैं ना, ठीक है, नंबर 1, कोई भी कहेगा ना कि डिस्क्राइब करो इनका स्ट्रक्चर ना, तो इसको कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर कहते हैं, और मतलब लैटिस भी वर्ड यूज हो जाता है। अच्छा, सिंपल मॉलिक्यूलर कहते हैं। सिंपल मॉलिक्यूलर का मतलब है कि ये एग्जिस्ट करते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। मतलब सिंपल मॉलिक्यूलर मींस कि, अच्छा, सो सिंपल मॉलिक्यूलर मींस
कि you have, let's say you have a carbon dioxide molecule, you have another carbon dioxide molecule, you have a third carbon dioxide molecule. तो molecules का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है? मतलब they would have, I mean they would not be interacting with each other. सारे अपना ना freely घूम रहे होंगे, ये इधर जा रहा है अपनी मर्जी से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है? हर कोई ना, तो वो कौन सी स्टेट होती है? क्योंकि इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। मतलब मॉलिक्यूल जो है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ किए हैं, वो बस यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। अनलाइक आयोनिक कंपाउंड्स, वो किधर गए हमारे आयोनिक कंपाउंड्स जो हमने पहले बनाए थे? उनका लैटिस होता है। लैटिस मैंने ड्रॉ तो किया था। ये आयोनिक कंपाउंड्स का ना जाइंट लैटिसेस होते हैं। उस वो एंडलेस होता है, वो एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है। वो पूरा क्रिस्टल इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है? यू कैन थिंक ऑफ इट एज वन बिग मॉलिक्यूल। कि अगर आपके पास क्रिस्टल होगा ना सोडियम क्लोराइड का, तो उसके अंदर कोई एक ढेर सारे सोडियम क्लोराइड नहीं होंगे, वो सारे आपस में कनेक्टेड होंगे। सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, Cl आयंस सोडियम आयंस को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और वो इन्फिनिटली रिपीट होता जा रहा होगा, ठीक है? पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, दे ऑल अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो वो एक जाइंट स्ट्रक्चर होता है, एक कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड जाइंट स्ट्रक्चर होता है। कभी उसका साइज छोटा होता है, इट कुड बी अ बिग क्रिस्टल, इट कुड बी अ स्मॉल क्रिस्टल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल कनेक्टेड टुगेदर। मीनवाइल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स का ना आपस में कोई लेना देना नहीं है। भले HF का मॉलिक्यूल बना है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि ना किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ना किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। ना ये मॉलिक्यूल पॉजिटिव है, ना ये मॉलिक्यूल नेगेटिव है, बिकॉज नो वन लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो एट द एंड ऑफ डे, जब एक चीज न्यूट्रल होगी तो वो किसी चीज को अट्रैक्ट भी नहीं करेगी। तो वही होता है यहाँ पे कि आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। और रिमेंबर, ये जो वर्ड है ना, लोग वैसे ही मॉलिक्यूल हर जगह यूज कर रहे होते हैं। रिमेंबर दिस, मॉलिक्यूल का जो वर्ड है ना, वो आपने सिर्फ यूज करना है ये कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए, दैट्स इट। उसके अलावा आपने मॉलिक्यूल का वर्ड किसी और कंपाउंड के लिए, मेटल के लिए यूज नहीं करना। आयोनिक कंपाउंड, NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है? NaCl के लिए अगर आप मॉलिक्यूल का वर्ड यूज करोगे, आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करोगे, तो वो गलत होगा, ठीक है? तो तो सर फिर हम मतलब क्या कहेंगे उन्हें? कंपाउंड होता है ना, NaCl एक कंपाउंड है, कंपाउंड, या ठीक है। एक आप उसको लैटिस कहोगे, जाइंट आयोनिक लैटिस है वो, ठीक है? मतलब इसका स्ट्रक्चर, ओके। इसका हम स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करें तो सिंपल मॉलिक्यूलर कह रहे हैं ना, कि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स है। जब आप आयोनिक का करते हो, उसको कहते हो जाइंट आयोनिक लैटिस है, ठीक है? तो आप NaCl का लैटिस है, क्योंकि उसमें ढेर सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयन सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये मैं इधर पॉइंट भी बना लूं, क्योंकि लोग ये गलती करते रहते हैं बार बार। तो डोंट यूज द वर्ड मॉलिक्यूल्स molecule for ionic compounds, ionic lattices, उनके लिए जो वर्ड होता है वो, या जाइंट आयोनिक लैटिस होता है, ठीक है? फॉर आयोनिक लैटिसेस, मेटल्स, और इवन जाइंट कोवलेंट, अभी हम डायमंड वगैरह पढ़ेंगे, उनके लिए भी यूज नहीं करना, ठीक है? वो भी क्योंकि वो भी सिंपल, वो खैर बाद में देखेंगे, ठीक है? अभी तो हमने आयोनिक कंपाउंड्स पढ़े। अच्छा, तो दे आर सिंपल मॉलिक्यूलर, ठीक है? एंड ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर ओवरऑल न्यूट्रल। They are overall neutral since they haven't lost or gained electrons, ठीक है? They are instead sharing electrons. सो ये जो आपने बीच में डॉट्स बनाई, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अट्रैक्शन? वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? अभी तो ये है कि ओके। मॉलिक्यूल्स ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, they haven't lost or gained electrons, they're instead sharing electrons. So if they are sharing electrons, तो no net charge, तो वो किसी को अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है? तो लेकिन बीच में ना, they would be very weak intermolecular forces, अच्छा, very weak intermolecular forces
exist, but they're very weak. कि ये ओवरऑल ना न्यूट्रल होते हैं, लेकिन किसी ने यहाँ पे एक वो क्वेश्चन भी पूछा था, वो जब हम कह रहे थे ना क्या क्वेश्चन, एक किसी ने बड़ा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा था जो कि खैर अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं है ओ लेवल्स में, कि एचएफ का हमने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया था ना, वो किसने पूछा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली बीच में होंगे कि दोनों एटम्स इक्वल फोर्स से इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे, या मैंने एक, पूछा उसमें। हाँ तो एक एटम जो है वो ज्यादा जोर से खींच रहा होगा ना, तो उससे क्या होगा कि अगर एक एटम, हम कह तो देते हैं कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ना ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं, लेकिन होता ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना जो बीच वाले, ये एग्जैक्टली मिडिल में नहीं होते, ये एक ना एक एटम ना थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो थोड़े से एक एटम के ज्यादा करीब होते हैं, जिसके वो ज्यादा करीब होते हैं ना उसके ऊपर एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि उसके पास थोड़े से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, और जिसके पास, जिससे वो दूर होते हैं उससे उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ आइए? जी सर। मतलब आयोनिक कंपाउंड में क्या होता था, एक कंप्लीटली लूज कर जाता था और दूसरा गेन कर लेता था, जो गेन करता था वो नेगेटिव होता था, जो लूज करता था वो पॉजिटिव होता था, ठीक है? तो मैं बस ये बात समझाने की कोशिश करूं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब, हम वैसे जनरली हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, ठीक है, लेकिन अक्सर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना थोड़ा बहुत स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही टाइनी सा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ना हमेशा एग्जैक्टली बीच में होते नहीं है, एक ना एक एटम ना थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा होता है, जिसकी वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू वन ऑफ द एटम्स, जिसकी वजह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, कि मतलब अगर आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर मैं शो करूँ ना, क्योंकि अगर मैं कहूँ ना कि वो न्यूट्रल है तो वो फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली नॉट न्यूट्रल, कि अगर एचएफ का मॉलिक्यूल होगा ना तो उसमें एफ के ऊपर एक छोटा सा स्लाइट नेगेटिव और इसके ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे, बीच में नहीं होंगे, वो दूसरा एचएफ का मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर भी यही इशू होगा, वो थोड़ा सा स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तो वो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा ना वो हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसको कर लो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा ना वो हल्का सा, वो जो पॉजिटिव वाली साइड होगी ना दूसरे मॉलिक्यूल की, उसको हल्का सा अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ आइए? अहमद, फराज, माज, अमानुल्लाह, इज दिस क्लियर? सर सर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी सर नहीं, क्या क्वेश्चन मास किस पूछ। कैन यू रिपीट नहीं, तुम्हारी आवाज आप रिपीट कर सकते हो मुझे समझ नहीं है। माज, मैं एक काम करता हूँ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं इसकी ना रिकॉर्डिंग ना आज कोशिश करके सारी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, और मैं सेंड कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? सर मैं पूछ। हाँ, सर वो मैं डायग्राम का पूछ रहा हूँ, डायग्राम समझ नहीं आई, मतलब अट्रैक्शन की तो समझ आ गई है बीच से, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ये मतलब ये क्या हो रहा है, एरोस वगैरह जो आपने समझा है। मैं एरोस तो वो शो कर रहे हैं कि ये फ्रीली एक दूसरे को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, तो जो मॉलिक्यूल्स है ना वो इंडिपेंडेंट है ना, उनका एक दूसरे से कोई खास ताल्लुक नहीं है, समझ आइए? अच्छा सर, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक कोवेलेंट बॉन्ड है मतलब। हाँ, कार्बन, ये जैसा जितने भी मॉलिक्यूल्स हमने ड्रॉ किए ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स हैं, आयोनिक लैटिस की तरह नहीं है कि हर हर आयन एक नेगेटिव आयन एक पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ा हुआ है और वो बस एंडलेसली चली जा रहा है। इसमें यह कि जो मॉलिक्यूल होता है ना वो एक इंडिपेंडेंट एक यूनिट होता है, उसका बाकी सारों से कोई खास ताल्लुक नहीं होता, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कोई खास नहीं कर रहे होते। समझ आइए? क्लियर है? नहीं तो सर मतलब ये क्या है, मतलब एक आपने स्ट्रक्चर दिखाया है। हाँ, स्ट्रक्चर दिखाया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे इंडिपेंडेंटली डिफरेंट डायरेक्शंस में उड़ते तो हुए सर जा ये रहे हैं। किस में हो रहा है, हाँ, मतलब किस में हो रहा है ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे। अच्छा मतलब बहुत ज्यादा कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स है। हाँ, मतलब अभी तक। अच्छा, माज, आवाज आ रही है क्लियर? पहले ये बता दो, यस और नो।
चलो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज मास के लिए, कि मैं एक्सप्लेन ये कर रहा था कि आयोनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर जायंट लैटिसेस के। अच्छा, जायंट लैटिसेस होते हैं कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन, तो वो एंडस एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, उसमें हर आयन एक नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो वो एक क्रिस्टल बना होता है, ठीक है, बहुत बड़ा किस्म का क्रिस्टल, ये तो बहुत छोटा ड्रॉ किया हुआ है। और अनलाइक आयोनिक कंपाउंड्स, मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब कोवलेंट मॉलिक्यूल होता है ना, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में कोई एक दूसरे, जब मॉलिक्यूल बनता है और इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज नहीं कर रहा होता, तो इनके ऊपर कोई ओवरऑल चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। अगर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल चीज किसी को भी अट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थे, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रॉब्ली यहाँ पे कहीं कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना था, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है जो न्यूट्रल है, जो किसी को भी अट्रैक्ट खास नहीं कर रहा होगा। तो जब आप उनके स्ट्रक्चर को, कोई कहता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको जब आप जाके देखोगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा, ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा, सारे इंडिपेंडेंट होंगे, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, सारे के सारे न्यूट्रल है, तो वो एक दूसरे को तो अट्रैक्ट करते नहीं है, तो वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे, और ना सिर्फ वो दूर दूर होंगे, वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे, जिसने जहां जाना है वो अपनी मर्जी से जा रहा होगा, ठीक है। अहमद क्लियर है, मास क्लियर है? जी सर। अच्छा, तो दूसरी चीज मैंने बताई थी कि वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जब हम कहते हैं ना कि यार ओवरऑल न्यूट्रल, तो मैं ये बस थोड़ा सा डिटेल में जा रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर तो वो बिल्कुल ही न्यूट्रल है और ये भी बिल्कुल ही न्यूट्रल है, तो ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, न्यूट्रल चीज को तो अट्रैक्ट करती ही नहीं है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, ठीक है, ये अपनी मर्जी से जहां मर्जी उड़ता हुआ, जिस मर्जी डायरेक्शन के अंदर जाए, इट डजंट रियली मैटर, ठीक है, वो कहीं उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये समझा रहा था कि इनके बीच में ना देयर वुड बी सम वेरी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एग्जिस्ट करेंगी, इनके बीच में ना थोड़ी बहुत मामूली सी अट्रैक्शन होगी, और वो मैंने एक्सप्लेन किया था अट्रैक्शन होती क्यों है। अट्रैक्शन इसलिए होती है कि जब हम इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात कर रहे थे ना, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर शेयर होते हैं ना, तो परफेक्ट शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में नहीं होते, कभी कभार होता है एक एटम इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा ज्यादा खींच रहा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा उसकी ज्यादा करीब होते हैं, तो वो वाली साइड ना थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, जिसके ज्यादा करीब होंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो वाली साइड ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो हल्के फुल्के ना बीच में छोटे मोटे चार्जेस इनके ऊपर होते हैं, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट न्यूट्रल नहीं होते, कि अगर आपके पास एच का मॉलिक्यूल है, तो एच के मॉलिक्यूल में हल्का सा नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्जेस थोड़े बहुत होंगे, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करे। अगर ये बिल्कुल ही परफेक्ट न्यूट्रल होता ना, तो फिर तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन होती ही नहीं और जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही ना सिरे से। लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्यूट्रल होने के बावजूद ना उनके चार्जेस में थोड़ा बहुत आगे पीछे इलेक्ट्रॉन्स बराबर शेयरिंग नहीं हो रही होती। ये बात समझ आइए? अहमद क्लियर है? फराज क्लियर है? मास क्लियर है? यस सर। तो सही क्वेश्चन। हाँ, सर फॉर एग्जांपल अगर मतलब सेम होते हैं, सो जस्ट इसमें भी सेम है, आपने मतलब सर सेम में तो प्रोटॉन नंबर सेम होता है ना, तो फिर उसमें कौन सी अच्छा, अट्रैक्शन वाह, होगी? एक क्योंकि सेकंड, सेम है तो। ठीक है, तो तुमने ए लेवल्स तो नहीं किया हुआ? नहीं सर, वैसे ही बस दिमाग में आ रहा नहीं, चलो ठीक है, है। वो नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी जो बातें ना सारी ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हें ए लेवल्स पढ़ने का शौक हुआ है। मैं वो समझा देता हूँ। अच्छा, सेम सेम के अंदर क्या होगा? सेम के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ना, कि अगर लेट्स से फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, तो ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इक्वल फोर्स से खींचेंगे ना, क्योंकि दोनों फ्लोरीन हैं, दोनों सेम टाइप के बंदे हैं, तो एक ही पावर लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होना चाहिए, ठीक है, यही तुम कह रहे हो ना? तो ये, जी। अच्छा, ये परफेक्टली न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन मसला ये होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये जाके रैंडमली हिट कर रहे होते हैं, मतलब उड़ रहे हैं ना, फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी को नहीं रोक रहा,
ये घूमता हुआ आगे निकल गया, अच्छा ये घूमता हुआ इधर जा रहा है, ये घूमता हुआ इधर जा रहा है, ठीक है, कोई किसी को रोक नहीं रहा, ठीक है। लेकिन होता ये है कि मॉलिक्यूल्स आपस में ना कोलाइड कर रहे होते हैं, कभी कभार उनकी ना आपस में टकरें भी हो जाती हैं, कभी कभार क्या हर वक्त हो रही होती हैं, ठीक है। कभी जाके वो दीवार को, एयर है आपके इर्द गिर्द, वो कभी दीवार को हिट कर रही है, कभी वो एक दूसरे के साथ बम्प कर रहे हैं, आपको हिट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको गर्मी सर्दी फील हो रही है, क्योंकि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आके आपको हिट कर रहे होते हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब वो हिट करते हैं ना, तो मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो थोड़ी देर के लिए ना हिल जाते हैं, मतलब खुद सोचो ना, कोलिजन हो रही है, दो गाड़ियों की टक्कर होती है, तो दोनों गाड़ियां डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर तो एग्जैक्टली वही होता है यहाँ पे कि मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ, जैसा तुम्हारी बात है कि ये एक परफेक्ट कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी देर के लिए, बहुत ही माइनर इंस्टेंट के लिए, कभी इलेक्ट्रॉन्स इतना सोच लो कि गाड़ी के अंदर ना बंदे बैठे हुए हैं, तो वो बंदे कभी आगे जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, तो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन्स अगर खिसक के ना इस साइड पे, राइट साइड पे आ जाए, तो दिस साइड वुड बिकम पार्शियल नेगेटिव, दिस साइड वुड बिकम स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। अहमद समझ आइए बात। जी सर, ठीक। तो वो चार्जेस फिर भी थोड़े बहुत ना आ जाते हैं, वो आपस में टकरे मारने की वजह से भी ना वो आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो माय पॉइंट इज, लेकिन ये जो चार्जेस होते हैं बहुत मामूली से होते हैं, तो जिसकी वजह से ना दैट गिव्स राइज टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यूजुअली दे आर वेरी वेरी वीक, ठीक है, वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये ओवरऑल ना कोवलेंट मॉलिक्यूल का ना स्ट्रक्चर होगा। और कभी कभार ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिलेटिवली स्ट्रांग भी होती हैं, ज्यादातर गैसेस होते हैं, मतलब मोस्ट बिकॉज ऑफ वीक, मतलब सेकंड पॉइंट है कि जी बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सारे पार्टिकल्स अलग अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, तो वो सिर्फ गैसेस के अंदर घूमते हैं, मतलब स्टेट ही गैस है, तो बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अच्छा बिकॉज ऑफ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मोस्टली गैसेस, ज्यादातर गैसेस हैं, ठीक है, जैसे एचसीएन गैस है, ऊपर जितने भी किए थे, O2 गैस है, CO2 गैस है, ठीक है, एक्सेट्रा, मीथेन गैस है, मोस्टली गैसेस। लेकिन कभी कभार ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थोड़ी बहुत स्ट्रांग भी होती हैं, थोड़ी सी, और दे कुड आल्सो बी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। मतलब एग्जांपल है कि वाटर की एग्जांपल है, वाटर लिक्विड स्टेट पे होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बड़ी जल्दी वो गैस में चेंज हो जाता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कभी कभार अगर स्ट्रांग भी होंगी तो वो बड़े आराम से टूट भी जाएंगी, मतलब वो आप उनको ओवरकम कर लोगे, पार्टिकल को एनर्जेटिक कर लो, तो वो तोड़ के निकल जाएगा, तो इट वुड चेंज इनटू गैसियस स्टेट। या फिर वो आयोडीन की तरह सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आयोडीन भी बड़ी जल्दी सब्लिमेट करता है, उसको जरा सा हीट करो ना, वो गैस में चेंज हो जाता है, और सारे पार्टिकल्स ना अपनी मर्जी से उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो they have weak intermolecular forces, which is why they're going to have low melting and boiling points, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हमारा क्लियर है? मोर्चा क्लियर है? Yes, yes. Yes, yes. सर मतलब कैसे, मतलब वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से लो होगा बॉइलिंग पॉइंट? नहीं, क्योंकि बॉईल करने का मतलब क्या होता है कि गैस में चेंज होना ना, जी सर। तो अगर वो पहली गैस में चेंज हुआ है तो तुम्हें कोई एनर्जी देने की जरूरत है? नहीं सर। तो तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, वो तो पहली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी वीक है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कम एनर्जी के साथ भी ना उसको तोड़ के निकल गया साइड पे, समझ आ रही है? वो अपनी मर्जी से जहां मर्जी जा रहा है, ठीक है। ठीक है। तो टेम्परेचर कम भी रखो तो वो गैस ही है, यानी उसका उसका बॉईल करना है ना, उसको बॉईल करने का मतलब है कि गैस में चेंज करना, तो आपको एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, तो इट्स गोइंग टू हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 3, सॉलिबिलिटी वेरी करती है कंप्लीटली। सो सॉलिबिलिटी वेरीज, सॉलिबिलिटी के पीछे पूरी साइंस है कि
इसमें ना कुछ चीजों का याद रख लो। NH3 है, HCl है, और बल्कि मोस्ट एसिड्स आर गोइंग टू बी सॉल्युबल। उस मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि सॉल्युबल क्यों होंगे। और इसी तरह CO2 याद रख लो कि पार्शली सॉल्युबल होता है। फिर बहुत सारे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। ऑक्सीजन इनसॉल्युबल का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल मिक्स होते ही नहीं है, बस बहुत कम मिक्स होते हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन गैस एक्सेट्रा, ठीक है, दीज आर इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी जब भी हम बात करते हैं ना, तो रिमेंबर कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो पानी है। मतलब प्लैनेट अर्थ के ऊपर द होल केमिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। हमारा हर रिएक्शन जो मीडियम है ना, दैट इज वाटर। हमारी मतलब खासतौर पर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ जो है ना, वो तो रिवॉल्व ही वाटर के इर्द गिर्द करती है। कि हमारे हर सेल के अंदर हर मतलब एवरीथिंग, एवरी रिएक्शन दैट्स हैपनिंग इन अ बॉडी, दैट्स हैपनिंग जिसका जो मेन सॉल्वेंट है ना वो वाटर है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर ऑयल नहीं है, मतलब ऑयल सॉल्वेंट नहीं है, या एथेनॉल नहीं है, बीच में पानी है। प्लांट्स के अंदर भी यही होता है, ठीक है। वाटर इज एवरीवेयर। 70% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज वाटर। कोई और प्लेनेट होता है उसके ऊपर शायद मीडियम जो होता है ना, जिसके अंदर सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके अंदर सारे सॉल्यूशंस बने हुए हैं। किसी और प्लेनेट में हो सकता है कि वो प्लेनेट में 70% सरफेस जो होती है उसकी अल्कोहल की होती है, और वो फिर उसके सारे रिएक्शंस अल्कोहल में हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ के ऊपर हर चीज वाटर के अंदर होती है। तो ये अभी हम आगे जाके एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट्स, उसके अंदर ये वाटर की इंपॉर्टेंस जो है ना वो हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि पीएच वगैरह सबका ताल्लुक ना वाटर के साथ है। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। जो हल्का सा भी वाटर की जो आपका वाटर की प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज हो जाए ना, रिएक्शन होना बंद हो जाएंगे। तो वो खैर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब हम सॉल्युबिलिटी की भी बात करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट हम सॉल्युबिलिटी किसी ऑयल के अंदर या किसी पेट्रोल के अंदर या उनके अंदर हम बात नहीं कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। तो ये सारी वाटर की है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एज क्विकली एज पॉसिबल कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इससे ज्यादा समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो स्लाइटली ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन जो होता है ना ये मैं बस सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी क्विकली। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना वो स्लाइटली, उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव होता है और H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव होता है। और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल होता है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज होता है और H के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एंड रिजल्ट ये होता है कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो जो वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट है ना, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव वाले पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये क्लियर है सारों को? अमान अल्लाह क्लियर है? मुर्तजा क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, जब आप बीच में, चलो ठीक है, जब आप बीच में कोई और चीज डालते हो, तो जिस तरह ऑक्सीजन गैस मिक्स कर देते हो, ऑक्सीजन गैस का मसला ये है कि, अच्छा, ऑक्सीजन गैस का मसला ये कि ऑक्सीजन गैस जो है ना वो उसके अंदर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं ये कोई इतने ज्यादा होते नहीं है। जैसा वो भी डिस्कस भी किया था कि अगर सेम टाइप के हो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कोई ज्यादा होते नहीं है। तो मुझे बताओ कि वाटर का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? उसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है या बहुत ही कम चार्जेस है, नहीं करेगा ना। ये बात क्लियर है? सर हाँ, सर वो जब आप डायग्राम बना रहे थे मेरा इंटरनेट हो गया था, तो अच्छा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर लूं। आप जरा। मैं खाली ये जी कह रहा सर, हूं कि अभी हमने पढ़ा था ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है उनके ऊपर मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि उसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव और स्लाइड
पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है। हम्म, वो मैंने जी बताया था कि सारे कोवलेंट मॉलिक्यूल्स ना वो परफेक्ट कोवलेंट नहीं होते, वो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो बीच में अगर ऑक्सीजन डालो ना, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। उसकी रीजन क्या है कि ऑक्सीजन के ऊपर ना कोई खास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते नहीं है, और अगर उसके ऊपर कोई खास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते तो मुझे बताओ ये वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब नहीं कोई सर, नहीं करे। नहीं करेगा ना, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव है यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज ही नहीं है, ठीक है। ये सारों को क्लियर है? मुर्जा क्लियर है? फराज क्लियर है? Yes. जी सर। अच्छा, तो अब वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पूछ ही नहीं रहा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल गैस बन के उड़ता हुआ निकल जाएगा, क्योंकि वो उसे अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर बबल करो ना तो वो नहीं अट्रैक्ट होता। अच्छा, HCl है, HCl भी गैस होती है। HCl के मॉलिक्यूल को बीच में डालो ना, HCl लैब में देखा ही होगा, वो पानी के अंदर ही मिक्स्ड होता है। HCl के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जब आप HCl को डालते हो ना वाटर के अंदर, तो वाटर एकदम से ना वो उसका जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है ना वो इसके नेगेटिव Cl को अट्रैक्ट करता है। तो समझ आइए, वो HCl को पकड़ के अपने साथ जोड़ लेता है, जिसकी वजह से HCl जो है ना पानी के साथ मिक्स हो जाता है, और अ, पानी के मॉलिक्यूल जो होंगे दे वुड बी अट्रैक्टेड टू HCl मॉलिक्यूल्स। इसको भी जोड़ लेते हैं। अच्छा, तो पानी के मॉलिक्यूल्स दे वुड बी, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, दे वुड बी अट्रैक्टेड टू HCl मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सारों को? हाँ जी सर। sir. अच्छा, सो द पॉइंट इज कि कौन सी चीज पानी में डिसॉल्व करती है, कौन सी नहीं करती, वो सारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है। कि अगर तो पानी उनको अट्रैक्ट कर लेना तो फिर वो डिसॉल्व होंगे। अगर पानी उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, मतलब तो वो फिर डिसॉल्व, अगर वो बिल्कुल ही उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है तो वो फिर डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने सॉलिबिलिटी का ना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया कि वेरी क्यों करती है, कि ऑक्सीजन क्यों नहीं डिसॉल्व हो रहा और HCl क्यों डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। आइडिया क्लियर है सारा? सारा को क्लियर है? हाँ जी Yes. सर। अच्छा, Yes बस sir. अच्छा बस नंबर 4 के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते ये, वो उसकी रीजन ज्यादा क्यों नहीं करते? सर क्या नहीं करते? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, नो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। क्या रीजन है उसकी? क्योंकि नो फ्री मोल्टन। मूविंग, नो फ्री मूविंग आयंस, क्योंकि आयंस ही नहीं है, चार्ज पार्टिकल्स ही नहीं है। मतलब जो चार्जेस हैं भी वो इतने थोड़े हैं कि मतलब वो ना होने के बराबर है। वो तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ ना, वो बहुत ही छोटे पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इट्स नो फ्री मूविंग आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नो फ्री मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्जेस तो है ही नहीं, कोवलेंट मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस होते ही नहीं है, मतलब जो अगर होते भी हैं तो बहुत ही थोड़े मामूली से होते हैं, ठीक है। तो नो फ्री मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्लियर है सारों को? इज दिस क्लियर? Yes. सर वो जो आपने ऊपर बताया था कि मीडियम वाटर है, मीडियम का मतलब होता है कि मतलब जो मोस्टली यूज किया जाता है। हाँ, मतलब देखो जितने भी अर्थ के ऊपर रिएक्शंस हो रहे हैं, खासतौर पे केमिस्ट्री ऑफ लाइफ यानी एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, तो मेन सॉल्वेंट क्या है, किसके अंदर वो ये मतलब ये HCl का मॉलिक्यूल किसके अंदर तैयार होता है? पानी के अंदर तैयार होता है ना, जी सर। ठीक है। तो आपका जो सेल होता है उसके अंदर जो भी चीज होती है, जो भी उसको जो भी कहते हैं, या आपका ब्लड है, वो क्या है? बेसिकली पानी है ना, ठीक है। तो जी। तो उसके अंदर, उसी के अंदर सारी चीजें स्विम कर रही है ना। रेड ब्लड सेल भी उसी के अंदर घूम रहा है, पानी के अंदर। तो मेन मीडियम जो है जिसके अंदर सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, दैट इज वाटर। इसलिए तो आप कॉन्स्टेंटली वाटर पीते रहते हो सारा दिन, कि आपके सारे रिएक्शंस उसी के अंदर होने हैं, ठीक है। जी सर। चलो ठीक है, ये कोवलेंट हमारा हो गया, तो बाकी कल करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
सर हेलो। हाँ जी। वो सर हमने ना आपसे जरा कुछ पूछना था, मैंने फराज और माज ने। हाँ हाँ सर एक्चुअली वो ना हमारी ना आईसीटी की ना थर्सडे को ना एवरी थर्सडे क्लासेस हो रही हैं स्कूल के अंदर 2 to 5 सऊदीया मतलब यहाँ का टाइम। हाँ हाँ तो मतलब उस टाइम हमारी ये वाली भी क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो मतलब वो और आईसीटी का ना हमारा प्रैक्टिकल के लिए वैसे स्कूल वाले कह रहे हैं कि आप आ जाएं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्लास आ रही है हमारी। ठीक है। तो आपसे पूछना था कि क्या करना चाहिए, क्या बेहतर रहेगा, या तो ये रिकॉर्डिंग हो जाए या फिर क्या करें। नहीं, या तो वो कर लो ना कि थर्सडे को फिर ना करो क्लास, या थर्सडे को सर मैं वही कह रहा था कि हाँ थर्सडे जी को थर्सडे को ना। या थर्सडे को वो कर लो, क्योंकि वैसे तो 4 क्लासेस है ना, अब तो पास पेपर की क्लास तो वीकेंड पे होगी ना, तो जी थर्सडे को सर। फिर छुट्टी कर लो, फ्राइडे को कर लो। ठीक है सर, क्योंकि वो एक्चुअली बाकी क्लासेस का भी है वो फिजिक्स और मैथ्स का, तो हम उन टीचर से पूछेंगे। हाँ हाँ, टीचर से पूछो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर वो हाँ। वहाँ पे वो जो अदील होते हैं ना, उनको भी इन्फॉर्म कर दो, अच्छा। या वो टीचर चलें इन्फॉर्म सर। कर। ठीक है, चलो ठीक है। चलें सर, थैंक यू सर। ओके, टेक सर केयर। मतलब सैटरडे को क्लास होगी। नहीं, अब कल नहीं होगी ना, तो फ्राइडे को होगी। सैटरडे को तो अच्छा। वैसे ही 2 घंटे की रखी होगी ना, या फ्राइडे फ्राइडे को रखी होगी, वो मैं हम्म बता देता हूँ टाइम, ठीक है? अच्छा चलें सर, ठीक है चलो सर, ठीक थैंक यू। है। ओके, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।